हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 से, जिसपे कि हम माइक्रो प्रोपगेशंस के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या हैं, सोमैटिक एम्ब्रॉयजेनेसिस क्या है और ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, देन व्हाट इज़ क्रायोप्रिजर्वेशंस। तो इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे जो कि बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं और जिसे कि आप टिश्यू कल्चर्स के मेथड्स भी कह सकते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वेरियस क्रॉप्स और वेजिटेबल्स क्रॉप्स एंड एनी अदर एग्रीकल्चर क्रॉप। तो सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने, जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में बताया था और उसकी बहुत सारी स्टेजेस के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि माइक्रो प्रोपेगेशन एक ऐसा मेथड है प्लांट प्रोपेगेशन का जिसमें बहुत सारी टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है सो दैट कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स को हम गेन कर सकें। तो ये इन विट्रो प्रोपेगेशन मेथड होता है और टिश्यू कल्चरिंग जिसे हम कहते हैं। इन विट्रो का मतलब है कि कंट्रोल्ड कंडीशंस में जब हम इस तरह के प्रोसेसेस को कैरी आउट करेंगे तो उसे हम इन विट्रो कल्चरिंग कहेंगे। प्रिंसिपल था माइक्रो प्रोपेगेशन का कि माइक्रो प्रोपेगेशन में स्मॉल प्लांट टिश्यूज सच एज मेरिस्टम, बड्स, लीव्स और ऐसे प्लांट्स के ऑर्गन्स जिसे हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रोन करें, जैसे कि लेबोरेटरी और ग्रीन हाउस। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हम नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और लाइट प्रमोट करते हैं, यानी कि लाइट प्रोवाइड करेंगे फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू या फिर माइक्रो प्रोपेगेटेड प्लांट। तो बहुत सारी स्टेजेस हैं। सबसे पहले स्टेजेस के बारे में बात करेंगे और कौन सा मेथड कौन कौन सी स्टेज में इन्वॉल्व होता है। तो स्टेज 0 का मतलब है सिलेक्शन ऑफ एन एक्सप्लांट। एक्सप्लांट जो हुआ वो आपका एक प्लांट मटेरियल रहता है, जो कि पहला स्टेप है माइक्रो प्रोपेगेशन का, टू सेलेक्ट द प्लांट मटेरियल विच हैज़ टू बी यूज्ड फॉर द प्रोपेगेशन। और कौन सा एक्सप्लांट हम किसे कहते हैं, जैसे कि सीड्स हो सकता है, कोई सीडलिंग्स हो सकती है या फिर कोई भी मैच्योर प्लांट्स हो सकता है। देन सेकेंड स्टेप आता है स्टेज 1। स्टेज 1 यानी कि कल्चर इनिशिएशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। तो कल्चर इनिशिएशन और एस्टैब्लिशमेंट हम कैसे करेंगे, तो सरफेस स्टरलाइजेशन की तरफ हम जाएंगे, यानी कि जो भी प्लांट मटेरियल, हम यहाँ पे प्लांट मटेरियल की बात कर रहे हैं, जो भी प्लांट मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको सरफेस स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइजेशन का मतलब है कि कल्चरिंग के प्रोसेस को इनिशिएट करने से पहले हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि उस एक्स प्लांट की ग्रोथ को हार्म कर सकता है वो उसमें डेवलप ना हो या फिर प्रेजेंट ना हो। देन स्टेज 2 रहती है शूट मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि यहाँ पे हम इनिशिएशन करेंगे कल्चरिंग की। तो कल्चर की जब इनिशिएशन की तो उसमें हमने स्टरलाइज्ड प्लांट मटेरियल को कल्चर मीडियम पे प्लेस किया, जहाँ पर एगार या फिर लिक्विड मीडियम प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स प्रोवाइड करवाएगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसी भी प्लांट एक्सप्लांट के लिए। देन शूट मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जितने भी कल्चर्ड जो मटेरियल रहेगा उसको हम इंक्यूबेट करेंगे एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे कि या तो कोई ग्रोथ रूम हो सकता है या फिर ग्रीन हाउस रह सकता है, जहाँ पर लाइट, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हम उसे एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कर सकें, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार प्रोवाइड कर सकें। देन नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज 3, जिसमें कि रूटिंग ऑफ शूट्स। तो रूटिंग ऑफ शूट्स का मतलब है कि जैसे ही शूट्स जो हैं मल्टीप्लाई हो गई हैं न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर, या जैसे आप कल्चर मीडियम कह रहे हैं, तो हम उसे रूटिंग मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ पर रूट्स की डेवलपमेंट होगी। देन नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज 4, ट्रांसफर ऑफ प्लांटलेट्स इन द ग्रीन हाउस एनवायरनमेंट। तो इस स्टेप में क्या होगा कि हार्डनिंग, मतलब मेन जो इसका मतलब हुआ वो है हार्डनिंग।
हार्डनिंग का मतलब है कि जो भी प्लांटलेट्स हमने यहाँ पे गेन किए आफ्टर रूटिंग, उनको हम हार्डन ऑफ करेंगे, यानी कि उनको हम आउटडोर कंडीशंस में ग्रेजुअली एक्सपोज करेंगे। देन ट्रांसप्लांटिंग, जितने भी हार्डन प्लांटलेट्स रहेंगे जो सरवाइव कर जाएंगे, उन्हें हम ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम द ग्रीन हाउस एनवायरमेंट टू फील्ड और एनी अदर कंटेनर। सो ये था माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। तो माइक्रो प्रोपेगेशन से हमें ये एडवांटेजेस रहती हैं कि सबसे पहले रैपिड मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि माइक्रो प्रोपेगेशन से हम किसी भी प्लांट्स को रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑन अ लार्ज स्केल और कमर्शियल प्रोडक्शन पे। और सेकंड रहता है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो माइक्रो प्रोपेगेटेड प्लांट्स रहेंगे, एक्स प्लांट से जो भी हम आइडेंटिकल प्लांट ऑब्टेन करेंगे इस स्टेप तक, यहाँ से लेके इस स्टेप तक, तो वो सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स रहेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का। थर्ड आता है डिजीज़ फ्री प्लांट्स। तो माइक्रो प्रोपेगेशन में हम डिजीज़ फ्री प्लांट्स की प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन को इंश्योर करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है किसी भी हेल्दी प्लांट को गेन करने का। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रहता है ईयर राउंड प्रोडक्शन। माइक्रो प्रोपेगेशन जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट जब हम प्लांट को या एक्स प्लांट को कल्चर मीडियम में प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही डिफ़र है, या फिर उस तरह का एनवायरनमेंट जिसमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इस तरह का स्टेप है जो कि सीज़न पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यानी कि ईयर राउंड प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि ऑर्गन की फॉर्मेशन। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में फॉर्मेशन किसी ऑर्गन की किसी भी एक्स प्लांट कल्चरिंग मटेरियल से, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या हुआ? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट डेवलप न्यू ऑर्गन्स सच एज लीव्स, शूट्स, रूट्स फ्रॉम एनी अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल हुआ आपका एक्स प्लांट सॉरी, जिसे कि आप यूज़ करेंगे प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लांट टिश्यू कल्चर में। माइक्रो प्रोपेगेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है ऑर्गेनोजेनेसिस। देन ऑर्गेनोजेनेसिस में जैसे मैंने बात की फॉर्मेशन ऑफ रूट्स, तो रूट्स की फॉर्मेशन का मतलब है राइजोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ रूट्स फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। देन फॉर्मेशन ऑफ शूट्स, शूट्स का मतलब बनना हुआ अनडिफरेंशिएटेड सेल से, तो उसे हम कहेंगे कॉलोजेनेसिस। सेकेंड, देन अबाउट द फाइलोजेनेसिस। फाइलोजेनेसिस का मतलब है लीव्स की फॉर्मेशन फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। सो ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद आता है आपका एम्ब्रोयोजेनेसिस। तो एम्ब्रोयोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो क्या है। तो एम्ब्रियो जो है सबसे पहली स्टेज है प्लांट के डेवलपमेंट की, यानी कि इट इज़ द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दैट अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड बिफोर सीड जर्मिनेशन। सो एम्ब्रियो में तीन तरह का प्लांट एम्ब्रियो में तीन तरह के जो मेन पार्ट्स रहते हैं वो है रेडिकल, हाइपोकोटाइल और कॉटिलिडन। तो रेडिकल का मतलब है प्राइमरी रूट ऑफ द एम्ब्रियो। देन हाइपोकोटाइल जो है स्टेम ऑफ एम्ब्रियो है। देन कॉटिलिडन सीड लीव्स ऑफ द एम्ब्रियो। देन एम्ब्रोयोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जहाँ पर प्लांट की रूट, स्टेम और लीव्स की फर्स्ट इनिशिएशन या अर्लीस्ट फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम एम्ब्रियोय कहते हैं, जैसे कि रेडिकल, हाइपोकोटाइल और कॉटिलिडन्स। देन हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस एंड डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में।
तो इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस एक इस तरह का स्टेप है प्लांट ऑर्गेन की फॉर्मेशन का विच इन्वॉल्व अ कैलाई, यानी कि जो एक टिश्यू से कैलस से हमें मिल रहा है, तो इसे हम इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। द प्रोसेस इन विच प्लांट ऑर्गन्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम अ कैलाई। कैलाई मास होता है आपका टिश्यू फॉर्मेशन, जहाँ से टिश्यूज की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। सेकेंड, indirect organogenesis has been used to produce the transgenic plants in two ways. First, a plant can be regenerated from a transformed callus. Then, यानी कि इसका इम्पोर्टेंस है कि इसे हम ट्रांसफॉर्म्ड कैलस, जो कि जैसे कि कैलस है, कैलस मास है, वो डिवाइड हो रहा है कैलाई में, और कैलाई का मतलब है जो बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड मास है सेल्स का, तो वहाँ से हम एक प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। देन initial explant is transformed and the callus and the shoots are developed from the modified explant. तो इनिशियली जो एक्सप्लांट होगा वो ट्रांसफॉर्म होगा कैलस में, और शूट्स की डेवलपमेंट होगी मॉडिफाइड एक्सप्लांट से। सो इनडायरेक्ट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट कैलस की फॉर्मेशन हो रही है। एक फेज आएगी इंटरमीडिएट कैलस फेज, यानी कि ऑर्गन की डेवलपमेंट से पहले कैलसिंग की फेज आएगी, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? एक्सप्लांट की प्रिपरेशन। सबसे पहला जो स्टेप होगा वहाँ पे हम एक्सप्लांट को प्रिपेयर करेंगे, जैसे कि कोई भी प्लांट टिश्यूज लाइक लीव्स, स्टेम और रूट्स। देन कैलस इंडक्शन, एक्सप्लांट को हम कैलस इंड्यूसिंग मीडियम पे ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे कि हमें फॉर्मेशन मिलेगी कैलस की। देन कैलस को प्रोलिफरेट करेंगे। कैलस को हम एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाएंगे ताकि वहाँ पर कैलस प्रोलिफरेट करे, ग्रो करे और अनडिफ्रेंशिएटेड सेल बनाए, मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की फॉर्मेशन करे। देन शूट इंडक्शन में हम शूट इंड्यूसिंग मीडियम में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जहाँ पर स्टिमुलेशन होगी या फॉर्मेशन होगी शूट्स की। देन रूट इंडक्शन का मतलब है जब शूट्स की फॉर्मेशन होगी तो उसके बाद हम रूट इंड्यूसिंग मीडियम में ट्रांसफर करेंगे, जो कि माइक्रो प्रोपेगेशन का इंपॉर्टेंट स्टेप है। देन प्लांटलेट फॉर्मेशन एंड हार्डनिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। सो डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है कि जहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेज नहीं इन्वॉल्व होगी किसी भी ऑर्गन की डेवलपमेंट के लिए या रीजनरेशन के लिए। तो ये प्लांट रीजनरेशन का मेथड है, जहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मेशन हो रही है ऑर्गन की, जैसे कि शूट, रूट और लीव्स, किसी भी एक्सप्लांट से। तो इसमें कोई भी इंटरमीडिएट कैलसिंग की फेज नहीं रहेगी। देन स्टेप्स क्या हैं किसी भी डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस के? तो एक्सप्लांट की प्रिपरेशन, देन शूट इंडक्शन, तो इनडायरेक्ट में हमारा आ रहा था सेकेंड स्टेप कैलस इंडक्शन, और यहाँ पे रहेगा शूट इंडक्शन, देन रूट इंडक्शन, देन प्लांटलेट फॉर्मेशन एंड हार्डनिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन। देन it has also been used to produce more transgenic plant, and most importantly it has been used for clonal propagation. So यहाँ पर जो जेनेटिक वेरिएशन है वो बिल्कुल ही नहीं होगी या फिर बिल्कुल कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्लांटिंग मटेरियल की प्रोडक्शन हो रही है। कोई भी इंटरमीडिएट की कैलस नहीं होगी, जिसकी वजह से जो क्लोनल प्रोपगेशन है वो सक्सेसिवली अचीव की जा सकती है। देन नेक्स्ट आता है डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस। सो व्हाट इज डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस? In case of
direct somatic embryogenesis. The embryos are formed directly from a cell or small group of cells without an intervening callus production. तो यहाँ पे सोमेटिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है जब कोई भी जो है वो कैलस की इंटरमीडिएट कैलस की फेज नहीं है. ये बहुत ही रेयर इवेंट है टिश्यू कल्चर में, यानी कि ये पॉसिबल बहुत कम है कि जहाँ पर कैलस की फॉर्मेशन ना हो और डायरेक्ट एक प्लांट की या फिर सोमेटिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो. तो व्हाट इज़ डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लांट रिजनरेशन that involves the direct formation of somatic embryos. Somatic embryos की direct formation from the explant without the need or without the phase of intermediate callus phase. However, direct somatoembryogenesis is generally a rare event in टिश्यू कल्चर. तो बहुत ही रेयर इवेंट है टिश्यू कल्चर में, यानी कि ऐसा संभव होना बहुत ही मुश्किल है. देन biological mechanism of how direct somatoembryogenesis occurs is not clear as it happens at a random for some tested plants. तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहेंगे डायरेक्ट सोमेटोएम्ब्रियोजेनेसिस में? तो सबसे पहला स्टेप रहेगा प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, जो कि माइक्रो प्रोपेगेशन का फर्स्ट स्टेप रहेगा, जहाँ पर एक्सप्लांट को प्रिपेयर करेंगे जैसे कि कोई भी स्मॉल प्लांट टिश्यू सच एज लीव, स्टेम और रूट्स. देन एम्ब्रियो इंडक्शन. एम्ब्रियो इंडक्शन में रहेगा कि एक्सप्लांट्स को आप एक एम्ब्रियो इंड्यूसिंग मीडियम में प्लेस करेंगे जहाँ पर सोमेटिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. देन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी. उसके बाद हम सोमेटिक एम्ब्रियोज को अलाउ करेंगे टू डेवलप एंड टू मैच्योर ऑन अ एम्ब्रियो इंड्यूसिंग मीडियम. देयर आफ्टर जर्मिनेशन. वही स्टेप्स हैं जो माइक्रो प्रोपेगेशन के स्टेप्स हैं. जर्मिनेशन में हम जो मैच्योर सोमेटिक एम्ब्रियो रहेगा उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे एक जर्मिनेशन मीडियम में, ताकि जो जर्मिनेशन हो प्लांटलेट्स की वो एक यूनिफॉर्मिटी में रहे. देन हार्डनिंग इन ट्रांसप्लांटेशन. हार्डनिंग्स में जो भी प्लांटलेट्स हमें मिलेंगे उन्हें हम हार्डन ऑफ करेंगे और ट्रांसप्लांट करेंगे फील्ड में और किसी पॉट में. तो बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, यानी कि हाई एफिशिएंसी रहती है और सोमाक्लोनल वेरिएशन का रिस्क बहुत ही कम रहता है इस मेथड में, जो कि डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है. और इम्प्रूव्ड जेनेटिक फाइडेलिटी, यानी कि सोमेटिक एम्ब्रियो जो हैं जो डायरेक्ट हमें मिल रहे हैं, डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो हो रही है उसमें जेनेटिक फाइडेलिटी यानी कि जेनेटिक अनयूनिफॉर्मिटी का जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रहेंगे. देन नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. तो इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? एक ऐसा फेज जहाँ पर कैलस की प्रोडक्शन हो रही है एक्सप्लांट से बिफोर फॉर्मिंग अ एम्ब्रियो. तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन से पहले, यानी कि सेम एज इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, जहाँ पर कैलस फेज जो है एक इंटरमीडिएट फेज है जहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स रहते हैं. तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. तो जनरली इस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक एक्सपेरिमेंट्स में. सो स्टेप्स इसमें भी वही स्टेप्स रहेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. जैसे कि इनडायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एक्सप्लांट्स की प्रिपरेशन करेंगे. जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है कैलस इंडक्शन और कैलस प्रोलिफरेशन बिफोर एम्ब्रियो इंडक्शन. एम्ब्रियो इंडक्शन स्टेप से पहले कैलस इंडक्शन और कैलस प्रोलिफरेशन का फेज रहेगा. तो कैलस इंडक्शन क्या है कि एक्सप्लांट को जब हम कैलस इंड्यूसिंग मीडियम में प्लेस कर रहे हैं और उसको हम स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि एक कैलस की फॉर्मेशन हो. देन कैलस प्रोलिफरेशन, कैलस को हम अलाउ करेंगे और टू प्रोलिफरेट एंड टू ग्रो ऑन अ कैलस containing on a medium containing the callus or undifferentiated cells. Then similar to the direct embryogenesis के स्टेप की तरह एम्ब्रियो की इंडक्शन, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, देन जर्मिनेशन एंड हार्डनिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग. सो ऑर्गेनोजेनेसिस को हमने 3 फेजेस में जो है वो डिवाइड किया. जैसे कि सबसे पहला फेज रहता है एक्सप्लांट एक्वायर कॉम्पिटेंस, यानी कि
एक्स प्लांट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जब तक ये एबिलिटी नहीं है कि वो कैलस की फॉर्मेशन करे या ना करे, तो उसे हम कॉम्पिटेंस कहेंगे, क्योंकि इस फेज़ में ऑर्गेनो कॉम्पिटेंस का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी कि या तो डिफ्रेंशिएशन हो रही है या नहीं हो रही है कैलस में। तो लास्ट जो रहता है मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि जब हम ऑर्गन फॉर्मेशन, एक स्पेसिफिक ऑर्गन की फॉर्मेशन हो रही है कॉम्पिटेंट सेल से कल्चर्ड मीडियम में, देन हम उसे एक फाइटो हार्मोनिक बैलेंस प्रोवाइड करेंगे शूट और रूट के लिए। देयर आफ्टर वी विल फाइंड अ फेज विच इज़ द थर्ड फेज, जो कि मॉर्फोजेनेसिस है, यानी कि जहाँ पर पूरी की पूरी प्लांट की मॉर्फोलॉजी बनेगी। तो इसे हम ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। देन एम्ब्रॉयजेनेसिस, जैसे कि मैंने बताया, एम्ब्रॉयजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट एम्ब्रियो और द एरिया ऑफ द सीड वेयर रूट स्टेम लीव स्टार्ट्स देयर अर्लीस्ट फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब हुआ कि सोमैटिक सेल्स, जैसे कि सोमैटिक का मतलब है सोमैटिक सेल्स, जो सेल, ऐसे सेल जहाँ पर प्लांट के पार्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सोमैटिक एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन होना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोमैटिक सेल्स अंडर इन विट्रो कंडीशंस। सो ये आपका होता है सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस। तो इससे हम एक सोमैटिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे कि जाइगोटिक एम्ब्रोजेनेसिस में क्या होता है कि जो मेल और फीमेल पार्ट्स रहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, उनकी फ्यूज़न होगी और गैमेट्स की प्रोडक्शन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं। तो सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस बाईपास है आपका जाइगोटिक एम्ब्रोजेनेसिस का, फॉर स्पेसिफिक फॉर द नीड ऑफ सीड्स की फॉर्मेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस होता है। ये जनरली 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहला फेज एम्ब्रोजेनेसिस, जेनेटिक मास, देन एम्ब्रोजेनेटिक सेल लाइन, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स विद एम्ब्रोजेनिक फेट वो डेवलप होंगे और उनको हम मेंटेन करेंगे। देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोज की फॉर्मेशन ग्लोबुलर, हार्ट शेप, टॉर्पेडो और कॉटिलिडनी स्टेजेस के थ्रू जाएगी। देन एम्ब्रियो मैच्योर होगा और सोमैटिक एम्ब्रियोज में कन्वर्ट होगा। सो फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, कल्चर प्लांट को आइसोलेट करेंगे, एक्स प्लांट को उसकी कल्चरिंग करेंगे सूटेबल मीडियम में। जनरली हम 2 तरह के ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ करते हैं। पहला ग्रोथ रेगुलेटर रहता है ऑक्सिन, देन साइटोकाइनिन। देन डिडिफ्रेंशिएशन में क्या होगा, जैसे कि हमने स्पेसिफिक ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ किया कल्चर मीडियम में, तो सोमैटिक सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हुए इनटू लेस डिफ्रेंशिएटेड स्टेट। लेस डिफ्रेंशिएटेड स्टेट होती है आपकी कैलस। फिर उसके बाद शेप चेंज, जैसे कि जो सोमैटिक एम्ब्रियोज का जो कैलस रहेगा वो ग्लोबुलर स्टेजेस से होता हुआ हार्ड स्टेज और अल्टीमेटली टॉर्पेडो शेप में कन्वर्ट होगा। देन एम्ब्रोजेनिक सेल फॉर्मेशन, मतलब विद इन द कैलस मास द सर्टन सेल्स बिकम रीप्रोग्राम्ड एंड एक्वायर एम्ब्रोजेनिक पोटेंशियल इनिशिएटिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो, यानी कि होल स्टेप लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस। और सोमैटिक एम्ब्रोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस होगा, सिमिलर जो इसके स्टेप्स रहेंगे वो होंगे आपके माइक्रो प्रोपेगेशन के जो स्टेप्स हैं। सो जैसे कि कोई भी वेजिटेटिव फेज है, सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए हमने 1 सेकेंड मैच्योर सीड, और ये आप देख रहे हैं यहाँ सीड जर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम वेजिटेटिव फेज में जब हम किसी एक्स प्लांट को कल्चर कर रहे हैं, जैसे कि फ्लावर की कल्चरिंग कर रहे हैं 8 to 10 डेज के लिए, तो ओल्ड एम्ब्रियोज जो हैं उनको हम ग्रो करवाएंगे किसी मीडियम पे, और
जिस पे रूटिंग रहेगी, शूटिंग रहेगी और वेजिटेटिव फेज आएगी। देन गोज फॉर द फ्लावरिंग फेज, देन मैच्योर सीड की फॉर्मेशन और सीड जर्मिनेशन तक, अप टू सीड जर्मिनेशन। तो ये आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस है। देन सेकेंड अगर मैं इसको बताऊं कि जैसे कि कोई भी प्लांट है, लीफ को हमने एज ए एक्स प्लांट लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीफ एज ए एक्स प्लांट लिया। लीफ की हमने सरफेस स्टरलाइजेशन की, और जो कि सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन ऑफ कल्चरिंग का। देन कल्चरिंग को इनिशिएट किया हमने एक प्रॉपर ग्रोइंग मीडियम पे, और जिससे हमें एक एम्ब्रॉयजेनिक कैलस मिला। कैलस जो है डिफ्रेंशिएटेड मास रहता है सेल्स का। देन कैलस के जो प्लम्प्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हुई और हमें इंड्यूस्ड सेल मिले। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंड्यूस्ड सेल। जो सेल्स हैं वो सबसे पहले ग्लोबुलर शेप में चेंज हो गए, देन हार्ट, और फाइनल जो शेप है वो है टॉर्पेडो शेप, जो कि एम्ब्रियो की शेप है। फिर हम उस एम्ब्रियो की कल्चरिंग करेंगे। यहाँ पे हमने एम्ब्रियोज की कल्चरिंग की। देन हमें प्लांटलेट्स की रिजनरेशन हुई, यानी कि एक पूरा का पूरा प्लांट हमें मिला डायरेक्ट शूट रिजनरेशन से। देन नेक्स्ट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि सोमैटिक सेल्स की फ्यूजन होना। जब सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे कि फ्यूजन हो रही है सोमैटिक सेल्स की, तो हमें एक वायबल सेल मिल रहा है या फिर एक हाइब्रिड सेल मिल रहा है, जिससे कि हम सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे वेरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या हुआ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन? इट इज़ द मेथड ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन दैट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, यानी कि सोमैटिक सेल्स की फ्यूजन होना। प्रोटोप्लास्ट एक इस तरह का सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन हम जनरली 2 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज के थ्रू कैरी आउट करेंगे। जैसे कि हमें एक नया हाइब्रिड प्लांट मिले जिसमें डिज़ायरेबल ट्रेट्स हों दोनों के दोनों पेरेंट्स के। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा प्लांट P1 है और P2 है, और ये इसका प्रोटोप्लास्ट है। तो जब प्रोटोप्लास्ट को हम आइसोलेट करेंगे, प्रोटोप्लास्ट को यहाँ आइसोलेट किया और फ्यूज़न की, तो हमें उससे हेटेरोकैरियोन मिला। तो हमें हाइब्रिड सेल्स की कॉलोनी मिली, और हाइब्रिड सेल की कॉलोनी को हमने ग्रो किया मीडियम पे, तो हमें एक हाइब्रिड सेल मिला जिसे कि हम साइब्रिड कहते हैं। यानी कि जब हम फ्यूज़न कर रहे हैं 2 डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट की, तो साइब्रिड्स की डेवलपमेंट होती है। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स द प्रोटोप्लास्टिक फ्यूज़न। जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे 2 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है पोटैटो का, सोलेनम ट्यूबरोसम। देन सेकंड इज टोमेटो प्लांट, लाइकोपसिकॉन एस्कुलेंटम, सॉरी इसका नेम चेंज है अब, सोलेनम लाइकोपसिकम। तो प्रोटोप्लास्ट की जब हमने फ्यूज़न की तो हमें हेटेरोकैरियोन, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूज़न से जो मिला। देन हेटेरोकैरियोन से सिनकैरियोटाइड, जिसे कि हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड्स की कॉलोनी मिली। हाइब्रिड सेल्स को हमने आइसोलेट किया और एक हाइब्रिड प्लांट जो कि पोमैटो के नाम से बहुत ही फेमस है, उसको हमने सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू गेन किया। तो बहुत ही एक नोवेल टेक्निक है जिसमें कि 2 डिफरेंट प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया जाता है और एक नए हाइब्रिड प्लांट को गेन किया जाता है। सो कन्वेंशनली द सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक was used to obtain the hybrid plant, बट जो इस टेक्निक की लिमिटेशंस हैं कि हम सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को ही हाइब्रिडाइज करवा सकते हैं, मतलब उनमें कुछ इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स रहते हैं। तो उन इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, जहाँ पे प्रोटोप्लास्ट की फ्यूज़न की जा रही है एक हाइब्रिड सेल को गेन करने के लिए, तो उससे हम इस बैरियर को कंट्रोल कर सकते हैं और एक हाइब्रिड सेल की सिलेक्शन कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाइब्रिड सेल को। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर से क्लियर है कि सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल P1 प्रोटोप्लास्ट P2 दोनों के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया पेरेंटल सेल्स के, और फ्यूज़न ऑफ न्यूक्लियाई से एक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिला जिसे कि एक नए प्लांट में ग्रो किया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? इट इज़ अ सेल विदाउट एनी सेल वॉल। तो
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि हम इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स जो कि सेक्सुअल हैबिटाइजेशन को देखने को मिलते हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स, सारे के सारे जो प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज़ नहीं करते, केवल 20 से 25% ही फ्यूज़ करते हैं और एक हेटेरोकैरियोन की फॉर्मेशन करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेथड है कि हम किस तरह से हाइब्रिड सेल की फॉर्मेशन करें, जिसे कि हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं थ्रू प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट, जब हमने हाइब्रिड प्लांट की आइडेंटिफिकेशन कर ली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड सेल्स, तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक हाइब्रिड प्लांट है। तो इसके लिए मॉलिक्यूलर एविडेंसेस यानी कि बहुत सारी ऐसी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स पे जाना पड़ेगा, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शंस पे, ब्रीडिंग मेथड्स पे को अप्रोच करना पड़ेगा, जिससे हमें पता लगेगा कि ये एक प्रोटोप्लास्ट फ्यूज्ड सोमैटिक हाइब्रिड है। देन कुछ एग्जांपल्स हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के वेजिटेबल क्रॉप्स में। तो सबसे पहले पोटैटो में जब सोलेनम फिरोजा और सोलेनम स्टेनोस्टोमम को क्रॉस किया तो सोलेनम ट्यूबरोसम मिला, जो कि सोमैटिक हाइब्रिड है और बैक्टीरियल विल्ट से रेजिस्टेंस है। उसी तरह सोलेनम मेलनजीना और सोलेनम ट्यूबरोसम को जब हमने इनका प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया तो बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंस हमें हाइब्रिड मिला। देन ब्रिंजल में भी इस तरह से जब क्रॉसिंग की गई, प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया गया, सोलेनम मेलनजीना का प्रोटोप्लास्ट और एथियोपिकम का प्रोटोप्लास्ट, तो फिजियोरियम विल्ट रेजिस्टेंस वैरायटी हमें मिली। तो ये कुछ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में। देन एडवांटेजेस हैं कि यंग जुवेनाइल फेज में भी हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को कैरी आउट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। देन साइटोप्लाज्मिक जीन्स की स्टडी करना इजी स्टेप था सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, और एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर जो साइटोप्लाज्म रहता है वो कंबाइन करता है दोनों प्रोटोप्लास्ट का एक हाइब्रिड सेल की फॉर्मेशन रहता है। यानी कि हम इसमें इनोवेशन कर सकते हैं फॉर द डिज़ायरेबल ट्रेट। डिसएडवांटेजेस क्या है कि जो प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे प्लांट प्रोड्यूस जो हुए हैं वो वायबल हो, फर्टाइल हो, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उसमें जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आए जब दोनों पेरेंट्स के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ किया जाएगा, तो जो वायबल सीड होगा वो हमेशा जर्मिनेट करने वाला नहीं रहेगा। तो सिलेक्शन जो है इसमें बहुत ही लिमिटेड है। देन सोमाक्लोनल वेरिएशंस का मतलब है वेरिएबिलिटी। जब प्लांट टिश्यू कल्चर में वेरिएबिलिटी जनरेट हो रही है, वेरिएबिलिटी बोथ फॉर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, तो उसे हम सोमाक्लोनल वेरिएशंस कहेंगे। सोमाक्लोनल वेरिएशंस का जो कॉज है वो है सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर में चेंज या फिर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंज। तो एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले नोवल वेरिएंट्स को हम इसमें जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है कि डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए सोमाक्लोनल वेरिएंट्स का और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन हार्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए, देन एल्यूमिनियम टॉलरेंस के लिए। तो नोवल वेरिएंट्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया अनियन में और स्वीट पोटैटो में। देन डिजीज रेजिस्टेंस आया पोटैटो, टोमेटो और सेलरी में। देन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बीट रूट में, एंड एल्यूमिनियम टॉलरेंस लाइंस को डेवलप किया गया कैरेट और टोमेटो में। देन हियर आर सम यूजेस ऑफ सोमाक्लोनल वेरिएशंस इन वेजिटेबल्स। जैसे कि कैरेट में सोमाक्लोनल वेरिएशंस का यूज़ है, दैट इज रेजिस्टेंस टू फॉर द ड्राउट। देन ब्रिंजल में स्ट्रेस टॉलरेंट के लिए सोमाक्लोनल सेलेक्शन का यूज़ किया गया। पोटैटो में हाई इल्ड के लिए, जिंजर में फॉर द टॉलरेंस टू द पैथोजन फ्यूजेरियम, एंड टर्मरिक के लिए हाई एसेंशियल ऑयल इल्डिंग सोमाक्लोन को सेलेक्ट किया गया और आइसोलेट किया गया। देन जर्म प्लाज्म स्टोरेज एंड क्रायोप्रिजर्वेशन। जर्म प्लाज्म स्टोरेज क्या है और
क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है कंजर्वेशन की करने की जर्म प्लाज्म को। जब हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे पास कोई भी जर्म प्लाज्म जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम टिश्यू कल्चर टेक्निक से बना रहे हैं, वो अवेलेबल हो हमें किसी भी टाइम पे। तो हमारी ये इंश्योर करने के लिए जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब है जब हम लो टेम्परेचर पे स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, दिस एंड इन लो टेम्परेचर जैसे कि डीप फ्रायर्स में इस टेम्परेचर पे, और इन वेपर फेज ऑफ नाइट्रोजन की इतनी कंसनट्रेशन के साथ या फिर लिक्विड नाइट्रोजन को जब इतना यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन में हम किसी भी जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर सकते हैं, सेल स्ट्रक्चर को, सेल की कल्चरिंग को स्टोर कर सकते हैं और मेंटेनेंस कर सकते हैं डिजीज़ फ्री स्टॉक्स की या फिर रेजिस्टेंस टू वेरियस बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। देन नेक्स्ट आता है आपका सिंथेटिक सीड्स क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में। सो सिंथेटिक सीड इज डिफाइंड एज अन इनकैप्सुलेटेड प्लांट टिश्यू। सो ये एक एनकैप्सुलेटेड प्लांट टिश्यूज हैं जैसे कि सोमैटिक एम्ब्रियो, शूट बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स, शूट टिप्स, सेल एग्रीगेट एंड मैनी अदर और माइक्रोपॉपग्यूल्स दैट हैव पोटेंशियल टू ग्रो लाइक अ प्लांट अंडर इन विवो और इन विट्रो कंडीशंस व्हेन सोन एज अ सीड। तो इसे हम सिंथेटिक सीड्स कहते हैं। तो प्लांट प्रोपेगेशन का सिंथेटिक सीड एक मेथड है और एक मैन मेड सीड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि सिंथेटिक सीड जो है एक आर्टिफिशियल वे है सीड को जो है प्रिजर्व करने का, जिसमें कि एम्ब्रियो हो, प्लांटलेट हो, जो कि प्लांट प्रोपगेशन के लिए हेल्प कर सके। तो एक आर्टिफिशियल प्रोपगेशन मेथड, आर्टिफिशियल सीड और सोमैटिक सीड्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले दो तरह के रहते हैं सिंथेटिक सीड्स, पहला डेसिकेटेड, दूसरा हाइड्रेटेड। तो डेसिकेटेड का मतलब है एक ऐसा एनकैप्सुलेटेड सीड या फिर सोमैटिक एम्ब्रियो जिसकी हम एनकैप्सुलेशन कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, मतलब कि उसकी डेसिकेशन कर रहे हैं पहले, स्टोरेज करने से पहले। तो इसमें एनकैप्सुलेटिंग मटेरियल पॉलीएक्सिथिलीन यूज़ करेंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को नहीं होने देगा और नॉन टॉक्सिक रहेगा रिगार्डिंग द एम्ब्रियोज। देन हाइड्रेटेड में एनकैप्सुलेशन करेंगे सिंगल एम्ब्रियो की एक हाइड्रोजेल कैप्सूल से। सो एप्लीकेशंस क्या है कि जो सिंथेटिक सीड्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ ऑफ सेवरल प्लांट्स, क्योंकि कुछ प्लांट्स की जो सीड वायबिलिटी है वो कम होती है, या फिर कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीडलेस फ्रूट, जिसका जो फ्रूट है वो सीडलेस रहता है या पुअर जर्मिनेशन रेट रहता है। तो इसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सिंथेटिक सीड्स। देन सेवरल यूजेस हैं कि जो जीनोटाइप की सिलेक्शन है, जर्म प्लाज्म की प्रिजर्वेशन है, या इन विट्रो प्रोपगेशन जब हम एंडेंजर्ड या रेयर स्पीशीज़ की कर रहे हैं तो वहाँ पर सिंथेटिक सीड्स का कंसेप्ट बहुत ही फिट रहता है। देन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज़ के लिए भी सिंथेटिक सीड्स जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एम्ब्रियो रेस्क्यू को मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इन विट्रो कल्चरिंग कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एम्ब्रियोज। So, embryo rescue play an important role in modern plant breeding and ornamental plant crop hybrids. So, एम्ब्रियो की कल्चरिंग करेंगे, एक्साइज करेंगे प्लांट एम्ब्रियो को और उनको एक कल्चर मीडियम में प्लेस कर रहे हैं। एम्ब्रियो रेस्क्यू एक ऐसा प्लांट है जहाँ पर प्लांट ब्रीडर रेस्क्यू करता है इनहेरिटेंटली वीक, इमेच्योर और हाइब्रिड एम्ब्रियो को टू प्रिवेंट डीजनरेशन। यानी कि एम्ब्रियो को रेस्क्यू करना क्योंकि वो एम्ब्रियो जो है वीक हो सकता है, इमेच्योर और हो सकता है और डिजनरेशन की तरफ जा सकता है, तो ऐसे एम्ब्रियो को रेस्क्यू करके उसकी कल्चरिंग करना ही एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द माइक्रो प्रोपेगेशन रिलेटेड मेथड्स
दैट इज कि व्हाट इज माइक्रो प्रोपेगेशन, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सोमेटिक सेल्स का फ्यूजन को हम क्या कह रहे हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स की फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट एम्ब्रॉयजेनेसिस क्या है एंड इनडायरेक्ट एम्ब्रॉयजेनेसिस क्या है, और कैसे हम इनको वेरियस स्टेजेस में मल्टीप्लाई करके एक प्लांटलेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू।